अगला जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 21 है। पहला प्रश्न है, द्विमापी का संध विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। किस शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, सज्जन में। नीलांबर शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन डी कर्मधारय समास। नीलांबर शब्द में कर्मधारय समास है जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान अधिकरण हो, अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो और लिंग वचन में समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है मनोहर, वज्राहत। अव्ययी भाव समास का सप्तनीक है, अनुरूप है। द्वंद्व का राजा रानी, छल कपट। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? ऑप्शन बी कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। द्वंद्व में क्या है कि दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और दिगु में जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। अनुग्रह का आग्रह बताया जा रहा है जो कि गलत है, क्योंकि आग्रह का विलोम जो यहाँ पर अनुग्रह बताया जा रहा है गलत है, क्योंकि अनुग्रह का विलोम अपने आप में क्या होता है? विग्रह होता है, ना कि आग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। आहार का विहार बताया जा रहा है जो कि गलत है, क्योंकि आहार का विलोम निराहार होता है। अगला प्रश्न नंबर 7 है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए कोयल, क्योंकि कोयल का तत्सम कोकिल होता है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? शशक, शशक का पर्यायवाची होगा खरगोश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। दिया है मेधावी, मेधावी का उपयुक्त पर्यायवाची क्या होगा? मेधावी का पर्यायवाची हो जाएगा प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी। मेधावी के प्रतिभाशाली है पर्यायवाची अन्य होंगे विज्ञ, प्रज्ञ, बुद्धिमान, अक्लमंद आदि। विद्वान का ज्ञानी, पंडित, सुधी, विशेषज्ञ आदि। निष्ठावान का श्रद्धावान, आस्थावान, विश्वासी आदि। दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी धनद। जिसके पास कुछ ना हो, इसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? कहा जाएगा अंकिचन, ऑप्शन बी। तो जिसके पास कुछ ना हो, है ना, अंकिचन लिखा हुआ अकिंचन होना चाहिए, यही सही है। तो अकिंचन कहेंगे जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम होगा। और जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ होगा। और जिसमें सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ होगा। जिसके समान दूसरा ना हो, अर्थात अद्वितीय, ऑप्शन ए। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय कहेंगे। जिसे पहले कभी ना देखा हो, अनोखा होगा। जो किसी के साथ ना हो, अकेला। जो बराबर ना हो, असमान। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा मूर्ख किंतु धनी। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है मूर्ख किंतु धनी। चलिए अगला है कि कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? इन 4 विकल्पों में से आपको चूज करना है कौन सा सही जवाब होगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, लोकोक्ति का अर्थ होगा ऑप्शन ए बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है।
दिए गए प्रश्न के लिए दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ABC को चुनें। यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी को चुन लें। पहला दिया है जैसे कि इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। एक तो आयु भी बोल रहे हैं, दूसरा 40 वर्ष भी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर होना चाहिए इस समय आपकी जो अवस्था है वह 40 वर्ष है। आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। यहाँ पर भी वही बात करना है, शुद्ध वाक्य को चयन करना है। 3 अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, एक शुद्ध होगा, जो शुद्ध है उसको आप चूज करिए। पहला कथन दिया है वह मेरे पूज्य हैं, तो यह अपने आप में क्या है? शुद्ध वाक्य है। वो मेरा पूजनीय है, वो मेरे पूजनीय। पढ़ने में भी थोड़ा अटपटा लग रहा। ऑप्शन ए सही जवाब है। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? अशुद्ध शब्द या अशुद्ध वर्तनी। सही जवाब हो जाएगा वांग्मय, ऑप्शन बी। माफ कीजिएगा, वांग्मय तो सही लिखा है, चरमोत्कर्ष भी लिखा है। यहाँ पर सही जवाब सी होना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। पुनरुत्थान है, ठीक है, पुनरुत्थान, ऑप्शन सी। वांग्मय बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ठीक है। चरमोत्कर्ष भी सही लिखा हुआ है। पुनरुत्थान जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ना पर छोटा ऊ का मात्रा लगा दिया गया, इसलिए अशुद्ध हो गया है ये। तो यहाँ पर बाकी सभी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसका शुद्ध वर्तनी होगा पुनरुत्थान। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन बी निरपराध, क्योंकि इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो होगी निरपराध, ठीक है, निरपराध नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। बाकी सभी जो है वह शुद्ध वर्तनी है, इनका शुद्ध वर्तनी यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, क्योंकि भगवान लिखा है जो कि होता है भगवान, है ना, तो भगवान इसका स्त्रीलिंग भगवती होगा। कर्ता कर्त्री यह सही है अपने आप में। विद्वान विदुषी यह भी सही है। सम्राट सामग्री सम्राज्ञी है ना, तो ये भी सही है अपने आप में। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए आपका सही जवाब होगा, अशुद्ध वर्तनी। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? खाया होगा संदिग्ध भूत, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि गद्यांश पर आधारित होगा। प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 25 तक। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रम स्थल से और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनकी संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज़ बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं।
चलिए, गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न रहा है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, वनों का महत्व समझना। आश्रय स्थल से क्या अभिप्राय है। आश्रय स्थल से अभिप्राय होगा रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन डी, वनों को बचाना। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। वर्षा कराने में सहायक बनकर। ऑप्शन सी। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। ऑप्शन ए, वनों के कारण। वनों के कारण ही जो नदियां हैं वो अपनी भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो इसी तरह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 22। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब होगा, परिकर। प्रश्न संख्या 2 है कि उपानह शब्द का किसका पर्यायवाची है। उपानह। ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब है, जूता का। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ को व्यक्त करने शब्द को ज्ञात कीजिए। जो भिन्न शब्द ज्ञात करने वाले हैं उनको आप यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा विशिख। ऑप्शन सी। उन्मूलन का विलोम आपको बताना है। उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब है, तद्भव शब्द होगा प्यास। प्यास का जो तत्सम बनेगा वह पिपासा होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम नहीं हैं। ऑप्शन बी यहां सही जवाब होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो शब्द दे रखे हैं ये अपने आप में एक तद्भव शब्द हैं। बैल दे रखा है तो बैल का जो तत्सम बनेगा वह बनेगा बलिवर्द होगा, एक्सक्यूज मी। जबकि मक्खन का तत्सम जो होगा वो होगा म्रक्षण। इसलिए ऑप्शन बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। बाकी आप यहाँ पर एक सरसरी निगाह से देख सकते हैं। तद्भव तत्सम। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन बी, तत् प्लस आकार। तदाकार का संधि विच्छेद तत् प्लस आकार। व्यंजन संधि है। सत प्लस विचार सद विचार है। दिगंबर दिगंबर होगा, है ना। वाक प्लस में वांग्मय हो जाएगा। तो थ्योरी के पार्ट को कवर कीजिए, घटना चक्र। अगला जो प्रश्न है वो है सदानंद का संधि विच्छेद आपको बताना है। सदानंद। सत प्लस आनंद। सदानंद का संधि विच्छेद सत प्लस आनंद व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा, नीलोत्पलम। मुखचंद्र शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। ऑप्शन यहां पर ए सही जवाब होगा, कर्मधारय समास। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसने ऋण चुका दिया हो। ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब हो जाएगा, उऋण। जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण बोलेंगे। जिसने परीक्षा पास कर ली हो उत्तीर्ण। जिस वस्तु का वजन ना के बराबर हो भारहीन। जो वस्तु मिट्टी की बनी हो मृण्मय। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द में कहेंगे रिक्त। ऑप्शन ए।
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को एक शब्द में रिक्त कहेंगे, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो। धरोहर, वारिस संबंधी लिखित आदेश, दैट इज वसीयत। कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? अर्थात सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? ढोल के अंदर पोल अर्थात दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन डी। लड़ाई में गोलियों की बौछार आ गई। वह प्रातः काल के समय, एक तो प्रातः काल भी अपने आप में एक सुबह का समय ही होता है ना, तो यहाँ पर दोबारा यूज हो गया। तो वह प्रातः काल टहलता है, यह सही होता। देश में अराजकता की समस्या बढ़ गई है ना। अराजकता एक अपने आप में क्या समस्या ही है, तो देश में अराजकता बढ़ गई है, यह सही होता। समस्या को हटा देते। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। तो प्रश्न का जो है वह समस्या का समाधान होता है और प्रश्न का उत्तर होता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है, ना कि समाधान, इसलिए यह भी गलत हो गया है ना। तो बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, अपने आप में शुद्ध वाक्य है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पहला दिया हुआ है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। तो अरावली अपने आप में एक पर्वत ही है, तो अरावली राजस्थान में स्थित है, यह शुद्ध होता, इसलिए यह गलत भी हो गया। वे बड़े चतुर व्यक्ति हैं। वे बड़े चतुर, बड़े नहीं बहुत चतुर, यहाँ पर बहुत यूज होना था, तो इसलिए यह भी गलत हो गया। यह बालक अच्छे गुणों से युक्त है, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मैं सारा पत्र लिख डाला। मैं सारा पत्र, यहाँ पर शुद्ध वाक्य होगा मैंने सारा पत्र लिख डाला, इसलिए यह भी गलत हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। जबकि पहला जो दिया है यह अशुद्ध वर्तनी है, इसकी शुद्ध वर्तनी माननीय होगा, ना कि माननीय। राजनैतिक अपने आप में अशुद्ध वर्तनी है, राजनीतिक होता है शुद्ध वर्तनी। अत्याधिक, अत्याधिक है ना, तो ये शुद्ध वर्तनी होगा अत्यधिक। निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? पंजाबी, बंगाली, आँख, नाक, गंगा, यमुना, ये सभी क्या है? अपने आप में एक स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि स्त्रीलिंग में नहीं आता, सप्ताह और महीना पुल्लिंग में होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बाकी अन्य और भी दे रखे हैं पुल्लिंग में, जैसे रत्न है, धातु, द्रवों के नाम हो गए, अनाज, पर्वतों, देशों, सागरों, ग्रह, नक्षत्र सभी पुल्लिंग में होते हैं। भाषा, बोली, तिथियों के नाम, नदियों हो गया, झीलें, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, यहाँ पर सही जवाब होगा दौरा करेंगे, अर्थात सामान्य भविष्य काल। जबकि प्रीति गई सामान्य भूतकाल है। संभाव्य भविष्य काल जैसे कि संभव है महेश कल आए। सामान्य वर्तमान काल मोहन लिखता है। प्रश्न नंबर 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। चलिए, धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता,
उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं को अपनी आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है। तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही क्या है, घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे, उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं, सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए, उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है, वे ही संसार में उन्नत करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं, वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। जो कर्तव्य पालन करता है, वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं, पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? धर्म में पालन करने में, तो धर्म पालन करने में जो बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां हैं, वह होंगी कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निर्बलता, शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा होगा? निर्बलता में कौन सा उपसर्ग यानी पहले लगाया हुआ, लास्ट में जो आप देखोगे पीछे से ऐड होता है, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा बल शब्द में उपसर्ग लगाया गया है निर और प्रत्यय लगाया गया है तय, तो ता बलता निर्बलता। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए एक उचित शब्द क्या है? अपना मतलब निकालने वाला अर्थात स्वार्थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। वैसे मतलबी शब्द भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, तो सबसे जो श्रेष्ठ माना है, गद्यांश को पढ़कर आप में समझ आया होगा, वो है अपने कर्तव्य को। ऑप्शन डी। कायर, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाववाचक, तो कायर से हो जाएगा कायरता। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी 25 प्रश्न के साथ आपका सेट नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 23 है। पहला प्रश्न है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम होगा ऑप्शन बी
उग्र। अवर का विलोम शब्द क्या है? अवर का विलोम होगा प्रवर, ऑप्शन बी। आभ्यंतर का विलोम, माफ कीजिएगा, तद्भव शब्द आपको बताना है। आभ्यंतर का तद्भव, आभ्यंतर का तद्भव होगा भीतर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो किरण का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है पुष्कर, क्योंकि पुष्कर जो है यह तालाब का पर्यायवाची होता है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन डी, करवाल। पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा? दूसरा अर्थ होगा सम्मान, ऑप्शन सी। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब है, दिक् प्लस दर्शन। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा? ऑप्शन ए, प्रिसखा। शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? शतांश, ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब है, द्विगु समास। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला एक शब्द में क्या होगा? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा समीक्षक। जबकि परीक्षा लेने वाला परीक्षक, वह जो कहीं उपस्थित होकर कोई काम वस्तु आदि देखता हो, प्रेक्षक होगा। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? सार्वभौमिक, ऑप्शन ए। तबेले की बला, बंदर की सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन वी, अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। पेट भरे मन मोदक से कब का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। अगला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से आपको बताना है कोई यदि त्रुटि है तो त्रुटि बताइए, ना हो तो आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, पढ़ो वाक्य को कि वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। तो वर्षा जब शुरू होती है तो वर्षा में पानी ही बरसता है ना। तो पानी यहाँ पर जो भीगने का जो यूज़ किया गया है पानी से, ये जो है इसको अनावश्यक रूप से यूज किया गया है। तो वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर भीगने लगे, तब यह सही होता। यहाँ पर जो तीसरा सी है वह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न वही है, यहाँ पर भी आपको बताना है, त्रुटि है तो सेलेक्ट कीजिए वरना आप डी को। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो यहाँ तीनों के तीनों जो दिए हैं ABC, तीनों बिल्कुल सही हैं। तो त्रुटि रहित हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कोई त्रुटि नहीं है। मानक वर्तनी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, यानी अशुद्ध वर्तनी है? तो यहाँ पर संबंध आप देखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं लोग, संबंध। ऑप्शन यहाँ पर जो डी दे रखा है यह जो है अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। संबंध मानक वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध है रूप जो है संबंध है ना, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डी नंबर है। यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी युक्त पंक्ति को चयन करना है कि किसमें जो है सभी की सभी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द होंगे। यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, निष्फल, आशीर्वाद, ईर्ष्या, प्रशंसा, सभी की सभी शुद्ध वर्तनी हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21 से लेकर के 25 तक गद्यांश पर आधारित है, पढ़कर आंसर देना है। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि वह कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है, लक्ष्य नहीं है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का शुभारंभ किया है, सुकर्म का, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता, है ना। तो वही है कि अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है कि ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या क्या का काम है। तो ईर्ष्या का जो काम होगा, यहाँ पर सही जवाब बनेगा जलाना। अगला प्रश्न है कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है। सिंपल सी बात, सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य। ध्येय क्या है? लक्ष्य। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति हैं उनकी क्या है? खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन बी। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय, अपव्यय का अर्थ होगा फिजूल खर्च। ऑप्शन डी। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो जो उपयुक्त शीर्षक है वह होगा ईर्ष्या। ऑप्शन ए। इसी 25 प्रश्न के साथ सेट नंबर आपका 23 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सेट की ओर। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। पहला प्रश्न है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है। पहला दिया है कि जो स्त्री अभिनय करे, क्या हो गई? अभिनेता, है ना, तो लिंग ही बदल दिया। तो यहाँ पर होना चाहिए था अभिनेत्री, तो यह हो गया गलत। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है व्याकरणिक, नहीं वैयाकरणिक। ठीक है, क्या कहा जाता है? वैयाकरण। तो वैयाकरण हो गया। आँखों से परे अर्थात अप्रत्यक्ष, ना कि प्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष होना था, यह भी गलत हो गया। लौटकर आया हुआ एक शब्द में क्या कहा जाता है? प्रत्यागत। तो ऑप्शन डी यहाँ सही जवाब हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपत। ऑप्शन डी। जबकि वह जिसने पत्ते तक छोड़ दिए हैं, अपर्णा। जो पल्लव या पत्तियों से रहित हो, पत्रहीन। कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। यथेष्ट का अधिक बताया जा रहा है, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि यथेष्ट का विलोम जो होगा वह कम होगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव होगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका जो बनेगा सही जवाब वह हो जाएगा श्रृंगार। ऑप्शन डी, क्योंकि अपने आप में एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम बनेगा वह बनेगा श्रृंगार। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि भल्लूक, भाई ठीक है, भल्लूक तत्सम है, किसका है? भालू का।
तो ये बात सही है। अगला बताया जा रहा रस्सी, तो रस्सी अपने आप में एक तद्भव हो जाता है। तद्भव शब्द इसका तत्सम शब्द बनता जो है वो हो जाता है रज्जु, है ना। तो रज्जु लिखा होता तो ये फिर सही होता है, ये तत्समौले। रिक्त दे रखा है, तो रिक्त शब्द क्या है, एक अपने आप में तद्भव शब्द है, मतलब एक तत्सम है, और इसका जो तद्भव बनता है वह हो जाएगा रीता, है ना, रीता। तो रीता तद्भव, इसका तत्सम रिक्त। रस्सी तद्भव है, इसका तत्सम होगा रज्जु। भल्लुक तो है अपने आप में तत्सम, लेकिन ये दोनों जो है तद्भव हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो सी सही जवाब हो जाएगा कि सभी इसमें तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिडौजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बिडौजा, ऑप्शन सी इंद्र। मार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, अनंग। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है, यानी भिन्न है इन चारों में, वह भिन्न शब्द जो है वो हो जाएगा शतद्रु। क्योंकि जो बाकी शब्द दिए हैं भागीरथी, सुरनदी, मंदाकिनी, है ना, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो तीनों से जो अलग हो रहा है वो है शतद्रु। यह किसका पर्यायवाची है, यह सतलज नदी का प्राचीन नाम है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं शतुद्री, है ना, जो आता है आधुनिक नाम और प्राचीन नाम मिलान करने को अक्सर पूछा जाता है। चलिए, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन ए उत प्लस डयन। आगे बढ़ते हैं, उद्धत का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। उद्धत का संधि विच्छेद होगा उत प्लस हत। जिस समास में दोनों अथवा सभी पद प्रधान हों उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कहा जाता है द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है। यह होगा द्वंद्व समास का। अगला वही कि 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति क्या है, प्रभुता पाई काहू मद नाही। प्रभुता पाई काहू मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। सही अर्थ होगा दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन सी। यहाँ पर वही है, आपको पढ़ना है चारों को, तीनों को पढ़ लो, अगर कोई गलत है उनको सेलेक्ट कर लो, नहीं गलत हो ऑप्शन डी को सुन लो। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम, देख रहे हैं आप, एक तो सरलतम यूज किया गया, सरलतम अपने आप में एक सबसे सरल होगा, फिर उसके बाद सबसे भी यूज किया गया, तो भाई यूज एक ही करो ना। तो यहाँ पर क्या करो कि पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरल उपाय, ना कि सरलतम, शिशुओं को निरोधक यानी एंटीडोज जो है, निरोधक खुराक जो है देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वो थोड़ा गलत दिख रहा है, सबसे सरल यूज करो या सरलतम, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सेलेक्ट कर लो। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर होगा, पढ़ लो, अपने बच्चों पर नियंत्रण कीजिए। तो नियंत्रण कीजिए, है ना, नियंत्रण रखिए होना था, ये हो गया आपका शुद्ध। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, इतनी आलस्यता यहाँ पर यूज करना चाहिए था, इतना आलस्य ठीक नहीं है दोस्त, है ना, इतना आलस्य ठीक नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। फल खूब पका होना चाहिए, फल खूब पका होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। डी दिया है कि यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है ना, तो यहाँ
ताज़ा गन्ने है ना, ताज़ा बासी गन्ना बात की जा रही है। यहाँ पर होना था ताज़ा पहले होना था, मतलब ताज़ा बाद में होना था और गन्ना पहले, क्योंकि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस जो है मिलता है, ना कि ताज़ा गन्ने का, तो इसलिए ये भी क्या अपने आप में अशुद्ध है। तो सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी वाला होगा शब्द चतुरंगिनी, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है अर्थात शुद्ध वर्तनी? ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, यानी। अगला प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला निम्न में से कौन सा शब्द होगा? सहायता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 20 नंबर, यहाँ पर कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है, यानी सुमेलित करना है। तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में या के लिए, है ना, तो यहाँ पर आप मिला लीजिए। कर्ता ने तो ए का यानी वन का जो है वो वन का बी है, टू का डी है और करण से यानी बी होगा। कर्ता ने सी है, यहाँ पर सी माफ कीजिएगा, हाँ यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर बी होगा करण से, अधिकरण में या के लिए, तो ये हो जाएगा ए। तो बताइए वन का सी आपको कहाँ दिख रहा है? केवल और केवल एक में यानी डी में दिख रहा है। यदि आप एक ही मिला लेते हैं तभी आपका काम चल जाएगा, है ना। इसी तरह एलिमिनेट कर दिया जाता अगर कुछ ना आए तो। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वही गद्यांश पढ़ो, आंसर दो। आइए पढ़ते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन की अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन की मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। पहला प्रश्न है कि प्रेम की जो भाषा है वह कैसी है? तो प्रेम की जो भाषा है वह शब्द रहित है। अरण्य की शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अरण्य का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जंगल। यत्न से आशय क्या है? यत्न करना अर्थात प्रयास करना। ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब है। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो वो है आचरण की महिमा का वर्णन किया गया है, ऑप्शन ए। गद्यांश का उपयुक्त तो शीर्षक क्या होगा? सिंपल सी बात, प्रेम की भाषा। तो दोस्तों इसी 25 प्रश्न के साथ आपका सेट नंबर 24 कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। पहला प्रश्न है कि कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? कौटिल्य का विलोम हो जाएगा आर्जव। दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थक शब्द यानी मूर्धनी का विलोम आपको बताना है। मूर्धनी का विलोम हो जाएगा जीवंतता, ऑप्शन डी। जबकि तात्कालिक का विलोम दूरगामी, अस्थाई का अस्थाई, विषाद का हर्ष। ओबटन शब्द का तत्सम रूप क्या है? ओबटन का तत्सम रूप होगा ऊर्ध्वतन, ऑप्शन डी। खेचर का पर्यायवाची क्या होगा? खेचर का पर्यायवाची हो जाएगा खेचर का अर्थ यानी आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह, सभी की सभी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। अलंकेश पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अलंकेश का पर्यायवाची क्या होगा? कुबेर का, ऑप्शन सी। सरवरी का अर्थ क्या है? सरवरी का अर्थ होगा रात्रि।
तन्मय में कौन सी संधि है? तन्मय, तन्मय में जो संधि है व्यंजन संधि। तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन में संधि विच्छेद होगा तत् प्लस लीन। दो भाषाओं से बना सामसिक शब्द क्या है? धन दौलत। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? देवासुर। ऑप्शन ए द्वंद्व समास। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? महत्वाकांक्षी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, है ना, पुत्र और पति ना हो, क्या कहे जाएगा? कहा जाएगा अवीरा। ऑप्शन ए। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकोक्ति का अर्थ बताएं। यह मुंह और मसूर की दाल, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति का प्रयुक्त अर्थ क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सावन हरे न भादो सूखे। जबकि साँच को आँच नहीं, अर्थात सच्चे व्यक्ति को डर किस बात का। सहज पके सो मीठा होए, अर्थात आराम से किया गया काम सुखकर होता है। भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी वहां से जो कुछ भी मिले वही बहुत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। साहित्य एवं जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको अशुद्ध वाक्य नहीं है, अर्थात शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। अशुद्ध है ये, ठीक है। शुद्ध वर्तनी जो होती है वह जली नहीं है ना, जली होता है। तिलांजलि। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। तिलांजलि लिखा है, तिलांजलि होता है शुद्ध वर्तनी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? यानी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पर जो सही जवाब है आप यहाँ पर देखिए, आपातकाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वैसे आप लिखेंगे तो गलत ही लिख देंगे आपातकाल। तो यह शुद्ध वर्तनी है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि ज़्यादा मत सोचिए, है ना। चलो बिल्कुल सही है, ऐसे ही लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी। बाकी दिवारात्रि, दिवारात्र लिखा जाता है, दिया शलाई, ये सब देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, ये लिखा है सदैव एक वचन लिखा जाता है, बिल्कुल गलत है। सदैव यहाँ पर बहुवचन होता है। ये प्राण है, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, सदैव बहुवचन होता है, ना कि एक वचन। पहला गलत। जनता, सोना, पानी, ईश्वर, सदैव बहुवचन बताया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। यह सदैव एक वचन होता है, ना कि बहु एक वचन, तो यह भी गलत हो गया। भाषा, भाषाओं हैं, बोलियों, तिथियों, नदियों, झीलों आदि के नाम पुल्लिंग है। भाषा बोला जाता, बोली जाती है, बोलियाँ बोली हैं। तिथियाँ, कौन सी तिथि है, कौन सा तिथि थोड़ी कहा जाता है ना। नदियाँ बह रही हैं, बह रहा थोड़ी बोलता है कोई। तो ये प्रायः जो है स्त्रीलिंग होगा, ना कि पुल्लिंग, तो ये हो गया गलत। इसके बाद रत्नों, धातुओं, द्रवों, सब्जियों, यह प्रायः जो है पुल्लिंग में यूज होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जनरली प्रायः। आगे बढ़ते हैं। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानना है और सही जवाब देना है। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो ये है संभाव्य भविष्य। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। बढ़ते हैं आगे।
अगला जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित होगा। तो आइए गद्यांश को पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। दुनिया की हर एक चीज हमें शिक्षा देती है। एक दिन मैं धूप में घूम रहा था, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे थे। मैं सोचने लगा कि ऊपर से इतनी कड़ी धूप पड़ रही है, फिर भी ये वृक्ष हरे कैसे हैं। वे वृक्ष मेरे गुरु बन गए। मेरी समझ में आ गया कि जो वृक्ष ऊपर से इतने हरे भरे दिखते हैं, उनकी जड़ें जमीन में गहरी पहुंची हैं और वहां से इन्हें पानी मिल रहा है। इस तरह अंदर से पानी और ऊपर से धूप, दोनों की कृपा से यह सुंदर हरा रंग इन्हें मिल रहा है। इसी तरह हमें अंदर से भक्ति का पानी और बाहर से तपश्चर्या की धूप मिले तो हम भी पेड़ों जैसे क्या है, हरे भरे हो जाएंगे। हम ज्ञान की दृष्टि से परिश्रम को नहीं देखते, इसलिए उसमें तकलीफ मालूम होती है। तो काफी अच्छा गद्यांश रहा है, बातें काफी अच्छी लिखी गई हैं। पहला प्रश्न है कि हम भी पेड़ की तरह हरे भरे हो जाएंगे, से लेखक का क्या तात्पर्य है। अर्थात हम भी धूप और पानी में खड़े हो सकते हैं। ऑप्शन ए गलत। हम भी पेड़ों की तरह मजबूत हो सकते हैं। गलत। हमारी आयु लंबी हो सकती है। यह भी गलत। तो सही क्या है कि हम भी आनंद और उल्लासपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। लेखक के लिए वृक्ष कैसे गुरु बन गए। तो वृक्ष ने उनको पेड़ों के हरे भरे रहने का रहस्य समझाया। ऑप्शन ए सही जवाब है। दुनिया की हर चीज हमें कैसे शिक्षा दे सकती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज अपने आप में निराली है। ऑप्शन डी। वृक्षों के पत्ते सदा हरे कैसे रहते हैं, क्योंकि वृक्ष को पानी और धूप दोनों ही मिलते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब है। वृक्ष को पानी कहाँ से मिलता है, तो जड़ों से मिलता है, जो जमीन के भीतर पानी को सोखती है। तो जो आप जानते हैं पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी की तलाश में इसलिए काफ़ी लंबी होती जाती हैं। आइए इन 25 प्रश्नों को आपने कंप्लीट कर लिया है और सेट नंबर 25 इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला जो सेट होगा वह आपका मॉक टेस्ट होगा, सिंपली क्वेश्चन और आंसर बेस्ड, जो कि फिर वो 1 से लेकर के 30 तक कंप्लीट हो जाएगा।